हम लोगों ने प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ और क्वेश्चंस है जो लेफ्ट आउट हो गए थे। एक बार उन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लो। प्रेसिडेंट के बाद अपन वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पे भी क्वेश्चन करके उन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन फिनिश कर देंगे। तो प्रेसिडेंट पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, आप लोगों ने इसको रीड कर लिया, इसका आंसर आप लोगों का आ रहा है सी। क्या बोल रहा है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इन द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग दैट ऑफिस एज द प्राइमरी ड्यूटी इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से किसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करते हैं उनके ऑफिस में। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, हाँ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मगर अपॉइंट तो कौन करते हैं, बोले प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो इनको तो करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यस, इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो ये वाली बात भी सही है। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, इनको कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, और वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं, मतलब उनको कोई अपॉइंट करता है क्या, नहीं, चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर है इसलिए वो ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इनमें से किसको अपॉइंट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। लास्ट बोल रहा ऑल ऑफ द अबव आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, नो, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग पे क्वेश्चन आया तो जल्दी से देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। अच्छा, नीति आयोग कहां दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है क्या, नहीं मेंशन्ड है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग में और क्या होती है, गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वहां उन यूनियन टेरिटरीज के जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता है। फिर वहां पर एक रीजनल काउंसिल भी होती है जिसमें क्या कौन बैठते हैं, चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, और अगेन लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं उन यूटीज के जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता है। उसका फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क भी रहता है। देखो, अब प्राइम मिनिस्टर तो चेयरमैन है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर डे टू डे वर्क कर पाएंगे क्या उसमें, नहीं, तो एक उसका फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है जिसको हमेशा कौन हेड करता रहता है, वाइस चेयरपर्सन, है ना, और उसमें 5 फुल टाइम मेंबर्स रहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना, और कुछ एक्सपर्ट मेंबर को भी एंट्री अलाउड रहती है। तो वाइस चेयरमैन डे टू डे लाइफ को देखते हैं, बट चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन इज द प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है इसका आंसर, डी, और किसी का कुछ, ए। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द मिनिस्ट्री स्लैश डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बात सही है, बोलो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोगों ने देखा था मिनिस्ट्रीज वगैरह को क्रिएट करना है तो क्रिएट तो कौन करता है, प्रेसिडेंट, बट अगेन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो कल को कोई नई मिनिस्ट्री भी बना सकते हैं ना, वो बोल दे कि भाई चूंकि नारी शक्ति की भी एक मैं मिनिस्ट्री बना रहा हूं तो वो बना सकते हैं, ही कैन डू दैट, लेकिन वो बनाएगा कौन, प्रेसिडेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं, ईच ऑफ द मिनिस्ट्री इज असाइन टू अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये बात सही है कि जो मिनिस्ट्री रहती है वो मिनिस्टर को कौन असाइन कराता है, अमित शाह इज गोइंग टू हेड द होम मिनिस्ट्री। ये किसने असाइन करा, प्रेसिडेंट ने, बट अगेन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज वेरी पावरफुल। सेकंड भी सही है। थर्ड क्या बोल रहा था, रूल्स फॉर द एलोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड बाय प्रेसिडेंट। यस, एलोकेशन ऑफ बिजनेस के रूल्स कौन बनाता है, प्रेसिडेंट, लेकिन वो खुद से बनाते हैं क्या, पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी हेल्प करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ध्यान, डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड, नहीं, पार्लियामेंट का रोल नहीं होता, पार्लियामेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ऑपोजिशन वाले भी बैठते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कौन रन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कि मुझे कितने मंत्रालय बनाना है, कितने मंत्री बनाना है, किसको किसका हेड बनाना है, और वो किसके थ्रू अपॉइंट करवाते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू। अगर डिसमिस करना है तो या तो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं मिनिस्टर को, आइदर यू रिजाइन और आई विल डिसमिस यू थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। आप जितने भी डिपार्टमेंट रहते हैं, अब जो मंत्री वगैरह रहते हैं, आपको पता होगा कि जो मंत्री रहते हैं एक्चुअली वो उस डिपार्टमेंट के हो सकता है एक्सपर्ट ना हो भाई, चूंकि अमित शाह जरूरी है कि उन्होंने होम मिनिस्टर जैसा बड़ा डिपार्टमेंट गुजरात में भी संभाला था, नहीं संभाला था, तो यूजुअली मंत्री को एक सेक्रेटरी दिया जाता है, तो वो उनको क्या करता, असिस्ट करता उनके डे टू डे वर्किंग में। ये चीज समझ में आया। और वो सेक्रेटरी कौन होता है, यूजुअली उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है, एंड यूजुअली एन आईएएस ऑफिसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी देख लो। अगेन ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सारे क्वेश्चंस किस पे चल रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे चल रहे हैं। क्वेश्चन सबको क्लियरली विजिबल हो पा रहा है?
डी, और किसी का कुछ आ रहा है? डी आ रहा है, चलो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट की कौन सी पावर के बारे में बात कर रहा है? फाइनेंशियल पावर्स के बारे में बात कर रहा है। स्टेटमेंट 1 देख लो। देखो जब ज्यादा स्टेटमेंट हो तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्योंकि आप एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पे इजीली अप्लाई कर पाते हो, है ना। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। ये बात सही है। मनी बिल आर्टिकल 109 में हमने देखा था, वो कब इंट्रोड्यूस हो सकता है? ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पर ओनली एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन ये बात यहां पर सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरा सही है। तो देखो 1 कहां पर नहीं है? ए में नहीं है, तो ए एलिमिनेट हो गया। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सेकंड बोल रहा है, ही कॉजेस टू बी लेड द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। यूनियन बजट को वो रखवाते हैं पार्लियामेंट में। आंसर इज यस। भले ही बजट की स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ती है, लेकिन बजट कौन रखवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। अगर किसी को डाउट भी था, इसको छोड़ भी दोगे तो भी आप बाकी स्टेटमेंट पढ़ते चलो, है ना। थर्ड पढ़ो, नो डिमांड ऑफ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। डिमांड फॉर ग्रांट्स कब आ सकती है? ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये आपको पता था, तो ये भी सही है। ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। बोले हाँ, बोले कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कौन ऑपरेट करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन एक्चुअली वो सेक्रेटरी ऑपरेट करता है, लेकिन किसके बिहाफ पे करता है? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करता है। तो ये भी आपको पता था। तो देखो 1 और 4 तो आपको श्योर शॉर्ट पता थे। सो 1 और 4 कहां पर है? आइदर सी और आइदर डी। लेकिन अगर मैं यहां पर 3 भी देख लूं, 3 तो सही है, चलो 3 भी नहीं पता था तो 5th को देख लूं। ही कॉन्स्टिट्यूट यूनियन फाइनेंस कमीशन। ये बात सही है। टू रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन में, अभी फाइनेंस कमीशन को तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बिटवीन द रेवेन्यू, है ना। नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, सेंटर कौन सा रेवेन्यू को शेयर करती है स्टेट के साथ, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख ली थी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। इजी था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका आंसर करो। चलो ठीक है, इजी था क्योंकि प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ही आंसर आएगा। 2 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कैन बी मर्ज्ड बाय। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा मर्ज करना है, वो पहले क्वेश्चन में आया था। मर्ज करना है डिपार्टमेंट को, या बनाना है डिपार्टमेंट को, या खत्म करना है डिपार्टमेंट को, तो ये काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन खुद से करेंगे क्या? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो इट इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। कैबिनेट सेक्रेटरी के ये सब कर सकते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजन ओनली, क्या पार्लियामेंट के लिए इसका अप्रूवल वगैरह लगता नहीं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगता है क्या सब करने के लिए? नहीं लगता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, प्रेसिडेंट कैन डू इट बाय एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे है। डिस्क्रिशन मतलब खुद की मर्जी पे वो क्या क्या कर सकते हैं। डी, चलो देख लेते हैं। हाँ, लेट हो गए आप डी बोलने में, बाकी पहले ही बोल चुके थे। देख लेते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड। प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशनरी पावर में क्या क्या इंक्लूडेड है? पहला दे रहा है सेंडिंग बैक द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्किंग देम टू रिकंसिडर अ डिसीजन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड। भाई अगर कोई भी बिल को एक्ट बनना है तो उस पर किसके साइन लगते हैं? प्रेसिडेंट के। पर कोई बिल मान लो पार्लियामेंट से गया प्रेसिडेंट के पास, तो क्या प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भेज सकते हैं कि आप एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भाई आप एक बार और इस पर अपनी एडवाइस वगैरह देख लो, एक बार और इसको रिकंसिडर कर लो? तो आंसर इज यस। और ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब ये खुद से वो कर सकते हैं। तो ये वाला तो सही है। डिलेइंग असेंट टू द बिल बाय द पार्लियामेंट बाय यूज ऑफ पॉकेट वीटो, ये कर सकते हैं क्या? वो बिल गया, या तो एब्सोल्यूट वीटो लगा दें, बोले मैं परमिशन ही नहीं देने वाला हूं। पॉकेट वीटो बोले जेब में रख के भूल गया हूं मैं, है ना। या सस्पेंसिव वीटो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे जो पहली बार में दिया हुआ है। पॉकेट वीटो मतलब जेब में रख लिया और कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे, तो वो बिल एक्ट बन पाएगा क्या? नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया? डिलेइंग द असेंट टू द बिल। तो ये वाली बात भी सही है। थर्ड क्या बोल रहा है? डिसॉल्विंग द लोकसभा व्हेन गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। ये बात सही है। हाँ, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है लोकसभा के अंदर, मतलब गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। मगर अगर गवर्नमेंट बेशर्म में रिजाइन नहीं कर रही है, देन व्हाट द प्रेसिडेंट विल डू? प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व द लोकसभा। लेकिन वो सिर्फ कब डिसॉल्व कर सकते हैं? व्हेन गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी। ऐसा नहीं कि मोदी सरकार को बाहर कर दिया, मोदी सरकार इज इन फुल मेजॉरिटी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी 1 2 एंड 3। ये तो एकदम ईजी क्वेश्चन था, केबीसी का 1000 रुपए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्या आ रहा है? सी ए। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपन ने डायरेक्टली आर्टिकल को पढ़ा था, लिखा भी था। अच्छा, एग्जीक्यूटिव पावर तो यूनियन के किस में वेस्टेड है? इट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या तो वो खुद एक्सरसाइज करते हैं और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। तो ये ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम कौन है? प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देख लो, द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ये बात सही है यहां तक। एंड एक्सरसाइज ऑफ देयर ऑफ कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय। ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज नहीं, इट कैन बी रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये कौन रेगुलेट करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये वाला स्टेटमेंट यहां तक सही था, उसके बाद का गलत हो जाता है। सो सेकंड क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज 1 ओनली। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से और इसका आंसर करो। क्वेश्चन ज्यादा है, स्पीड से करना है। 30-30 सेकंड के अंदर अंदर आंसर करना स्टार्ट कर दो, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। बी, सी, चलो देख लेते हैं क्या है। बी है, सी है, क्या बोल रहे हो? क्या हुआ, पढ़ नहीं पाया इतनी देर में? स्पीड से रीड करना है, ऐसे स्लो लर्नर टाइप नहीं चलना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्पीड से भी रीड करना है और सही इंटरप्रेट भी करना है और आंसर भी सही करना है। ऐसा नहीं कि स्पीड से हर कुछ रीड कर लिया और आधा अधूरा करके आंसर दे दिया, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कई बार स्टेटमेंट आधे से ज्यादा सही होता है और लास्ट लाइन गलत हो जाती, जैसी गलती अभी अपनी नैन्सी ने कर दी थी। चलो देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी स्यूड, मतलब उन पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। कब? ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस और देयर आफ्टर, उसके बाद भी, ऑफिस में है उसके बाद भी उन पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता। फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल पावर्स एंड ड्यूटी। कि जब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ऑफिशियल पावर में या अपनी ड्यूटी को निभाते हुए जो भी काम करे, क्या उसके कारण उन पर कोई मुकदमा चल सकता है? तो वो नहीं चल सकता। वो हमने पहले भी देखा था। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट सारे काम मन से करते हैं क्या? नहीं, ही वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अगर ड्यूटी में रहते हुए उन्होंने कोई भी एक्ट करा है, अगर उसमें कोई गलती भी कर दी, तो उस पर आप मुकदमा नहीं चला सकते। तो ये बात सही है। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड देखो, no criminal proceeding can be started against the president in respect of his personal act, nor can he be arrested or imprisonment during the term of his office or thereafter। ये बात सही है, ये बात पूरी सही थी, लेकिन यहां तक कि ऑफिस में है जब तक तो मैंने बताया था कि वो रोड पे गोली भी चला देंगे, लोगों की हत्या भी कर देंगे, तो उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकती है। आंसर इज नो, ही इज इम्यून फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीडिंग बट नॉट फ्रॉम द सिविल प्रोसीडिंग। अपराध अगर उनका क्रिमिनल अपराध है तो वो क्या है? इम्यून है। इवन दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को भी इम्यूनिटी मिली हुई है, गवर्नर को भी ये इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन ऑफिस के बाद मान लो रामनाथ कोविंद अब रिटायर हो गए, अब वो गोली चलाएंगे रोड पे तो क्या होगा? तो उनको भी डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर दी जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन यहां तक, स्टेटमेंट यहां तक सही था, उसके बाद ये देयर आफ्टर वर्ड ने सब गड़बड़ कर दिया। तो सेकंड क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज 1 ओनली। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बड़ा इजी है, ये अपन ने कर चुके हैं ऑलरेडी। बी, चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द वीटो पावर एंजॉयड बाय द एग्जीक्यूटिव इन मॉडर्न स्टेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप। अमंग देम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रैक्टिस बाय एन इंडियन एग्जीक्यूटिव और नॉट प्रैक्टिस बाय द इंडियन एग्जीक्यूटिव। भाई वीटो पावर मिलते हैं प्रेसिडेंट को, हम लोगों ने देखे थे पूरी दुनिया में लगभग 4 टाइप के वीटो पावर अवेलेबल हैं। कौन से हैं वो? एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। इंडियन प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 3 वीटो पावर है। कौन से? एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव, पॉकेट। एब्सोल्यूट वीटो मतलब टू विथहोल्ड द असेंट, बोले मेरे को इसको असेंट देना ही नहीं है। बिल गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने बोला मैं साइन नहीं करूंगा, लेके जाओ इसको, दैट इज एब्सोल्यूट वीटो। सीधे मना कर देना, सिरे से खारिज कर देना। सस्पेंसिव वीटो मतलब वापस बिल को भेज देना फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये क्या हुआ? कुछ समय के लिए वो क्या हो गया? सस्पेंड हो गया बिल, 14 डेज तक के लिए सस्पेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट। डी क्या बोल रहा है? पॉकेट वीटो, बोले पॉकेट में रख के इंडेफिनेट टाइम तक के लिए कोई डिसीजन ही नहीं लेना, क्योंकि प्रेसिडेंट पे ये है कि बिल को इतने दिन में साइन करना पड़ेगा, कोई टाइम पीरियड नहीं है। सो ही कैन ऑल्सो यूज पॉकेट वीटो। तो ये 3 वीटो तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन यहां पर क्या इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो है? नहीं। यहां पर बोला इंडियन एग्जीक्यूटिव के पास कौन सा वीटो नहीं है, तो इंडियन एग्जीक्यूटिव में हमारे यहाँ कौन वीटो यूज करता है? प्रेसिडेंट। सो हमारे प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो है क्या? नहीं। व्हाट इज दिस क्वालिफाइड वीटो? सस्पेंसिव वीटो और क्वालिफाइड वीटो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सस्पेंसिव वीटो में प्रेसिडेंट क्या करते हैं? रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं, बोल सकते हैं
14 डेज में अगर मान लो हाउस ने एज इट इज एडवाइस दोबारा भेज दी तो फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, मानना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा है, मान लो प्रेसिडेंट ने बिल को वापस भेजा फॉर रिकंसिडरेशन, और वो बिल वहां की पार्लियामेंट या वहां की कांग्रेस ने अमेरिका में अगर ज्यादा मेजोरिटी से पास करके भेज दिया तो फिर प्रेसिडेंट का खेल ही खत्म हो जाता है। तो दैट इज क्वालिफाइड वीटो। मतलब अगर मेजोरिटी जिससे पास हुआ था बिल अगर उससे भी ज्यादा मेजोरिटी से पास हो गया तो फिर उनको साइन करना ही पड़ेगा। दैट इज क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो इंडियन प्रेसिडेंट के पास है क्या? आंसर इज नो। मतलब आप इंडियन प्रेसिडेंट को बाईपास कर सकते हो क्या मेजोरिटी से कोई भी बिल को पास करके? आंसर इज नो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हाँ, कोई एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया या पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो लगा दिया। हाँ वापस आया, हाँ, तो वो फिर कोई दूसरा वीटो लगा सकता उसके बाद? नहीं, फिर उनको साइन करना ही पड़ेगा, फिर उनको साइन करना ही पड़ेगा। बार बार वापस नहीं भेज सकते आप। विद इन 14 डेज अगर मान लो भाई लोकसभा को ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए डिले कर पाएंगे, 14 दिन में मान लो वापस हाउस ने भेज दिया कि नहीं भाई बिल विल सब करेक्ट है आप तो साइन करो, तो फिर उनको साइन करना ही पड़ेगा। देन ही इज बाइंडिंग टू साइन दैट बिल। हाँ भाई पार्लियामेंट भेज ही देगी ना। अगर 14 दिन के बाद भेजा तो ठीक है, पार्लियामेंट कर रही है उसको रिकंसिडर। हो सकता है पार्लियामेंट का मूड ही चेंज हो गया, बोले नहीं भेज रहे हम ये बिल को अब आपके पास, आपने वापस भेजा था अब हम भेजेंगे ही नहीं दोबारा, साइन ही मत करो, छोड़ो बिल हो गया अब नहीं बनाना है। नहीं, फिर नहीं लगा सकते, फिर साइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। प्रेसिडेंट भी दिमाग लगाते रहते हैं, अगर वीटो ही लगाना तो पॉकेट वीटो पहली बार में ही लगा देंगे ना, रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे क्यों? यूजुअली बिल को कभी नहीं भेजा जाता रिकंसिडरेशन के लिए। पार्डनिंग पावर देखे थे अपन ने, उसी पे क्वेश्चन है। 4-5 पार्डनिंग पावर थे, पार्डनिंग पे क्वेश्चन किए थे। ए इज रॉन्ग आंसर। चलो डी वो भी रॉन्ग आंसर। अब बी और सी बचे हैं। सी वो भी रॉन्ग आंसर। चलो छोड़ो, ए सी डी तुमने 3 दे दिए, अब ये दोनों बी बोल रहे हैं, झूठे एक नंबर के। मगर तुम लोगों ने भी लाइन से पूरे समझ रहे हो, इसका मतलब कि तुम लोगों की किस्मत खराब है। पीएससी में तुम लोग बहुत वर्स्ट परफॉर्म करने वाले हो, क्योंकि 4 में से प्रोबेबिलिटी बोलती है कि अगर आप 25% समय सही करोगे, लेकिन आपने 75% समय गलत किया है। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज लेट डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कंसर्निंग द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला हुआ है, उसी के बारे में क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है द पिटिशनर फॉर मर्सी हैज राइट टू एन ओरल हियरिंग बाय द प्रेसिडेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी को फांसी की सजा हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला डन इसको चढ़ा दो, अब वो किसके पास जाएगा? ही विल अप्रोच द प्रेसिडेंट। सो क्या प्रेसिडेंट के पास, सॉरी पिटिशनर के पास कोई ऐसा पावर है कि वो ओरल हियरिंग के लिए जा पाए? प्रेसिडेंट मान लो जिसको फांसी हुई है, तो क्या प्रेसिडेंट को बोल सकता कि आप तो मेरे को भवन में बुलाओ और मैं खुद बात करूंगा, ओरल एविडेंसेस दूंगा? ऐसा पिटिशनर के पास कोई पावर है? प्रेसिडेंट बोलेगा भैया तुम जेल में ही रहो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देख रहा है तुम्हारे केस को और वो जो डिसीजन देंगे मैं वो डिसीजन दे दूंगा। तो पिटिशनर के पास कोई ऐसा राइट है क्या कि वो ओरल अपील के लिए जा पाए? पिटिशनर मतलब जिसको फांसी हुई है, जिसको सजा हुई है, ऐसा कोई राइट है? नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो गलत देते से ए और डी तो चला गया। दूसरा देखो, द प्रेसिडेंट कैन नॉट एग्जामिन द एविडेंस अफ्रेश एंड मस्ट रिलाई ऑन द लीगल एविडेंसेज एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट। देखो प्रेसिडेंट के पास दोबारा क्यों गया है वो पिटिशनर? क्योंकि उसको लग रहा है कोर्ट्स ने कोई ना कोई गलती कर दी है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रेसिडेंट सारे एविडेंसेस को दोबारा नहीं देख सकता, उसको कोर्ट के एविडेंसेस पे रिलाई करना पड़ेगा। तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाने का मतलब क्या? तो प्रेसिडेंट सारे एविडेंसेस को दोबारा खोल के देख सकता है और जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं लीगल एविडेंसेस पे जाए जिस पे कोर्ट ने वर्क किया था। ये चीज समझ में आई? तो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। 2 भी हट गया। तो आंसर तो मेरा ऑलरेडी आ चुका है 3 और 4, जबकि मैंने 3 और 4 को अभी रीड भी नहीं किया है। बट अब थर्ड को देख लेते हैं। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजन फॉर हिज ऑर्डर। मान लो उन्होंने पार्डन में क्या किया, पार्डनिंग पावर में बोले कंप्लीटली क्या कर दिया, आदमी को छोड़ दिया, बोले जाओ, ना डेथ पेनाल्टी ना कुछ, ना उम्र कैद, फ्री हो तुम, घूमो बाहर आराम से। तो क्या उसको रीजन देना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया? नहीं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला भाई ऐसा करना है तो उन्होंने कर दिया। ऑर्डिनरली, फोर्थ बोल रहा है द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ऑर्डिनरली भाई हाँ, प्रेसिडेंट जो रोज के काम करते हैं, जो बिल वगैरह एक्ट वगैरह को पास करते हैं, तो क्या वो सारे ऑटोमेटिक जुडिशियल रिव्यू के लिए जाते हैं क्या? नहीं। अगर कोई केस करता है, किसी चीज को चैलेंज करता है, तो वो जुडिशियल रिव्यू में जाता है। अदरवाइज जाते हैं क्या सारी चीजें? कोर्ट ये मान के चलती है कि जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जो भी प्रेसिडेंट काम करते हैं, दैट आर कॉन्स्टिट्यूशनल।
लेकिन अगर कोई उसको चैलेंज करता है तब कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू में लाती है और कई चीजों को वो क्या करती है, नल एंड वॉइड करती है। अदरवाइज जो भी पार्लियामेंट करती है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कोर्ट मान के चलती है। सो थर्ड और फोर्थ यहां पर सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ये वाला जो पावर था जब मैं तैयारी करता था उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो भी पार्लियामेंट करती है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। जब मैं पढ़ता था उस समय राम जन्मभूमि का डिसीजन भी आया था, तो राम जन्मभूमि के डिसीजन में उस समय पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही थी, पर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया नहीं था, बस शुरू ही किया था लॉ बनाने को। और एक आदमी ने चैलेंज कर दिया था लॉ को कि सुप्रीम कोर्ट को कि भाई अभी से आप इसको क्या कर दो, नल एंड वॉइड कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पहले लॉ बना तो लेने दो, पहले लॉ बनेगा फिर मेरे पास आएगा जुडिशियल रिव्यू के लिए, फिर मैं देखूंगा। तो उन्होंने बोला लॉ तो गलत होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये बोला था कि नहीं, बिना लॉ बने हम उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, प्लस हम ये मान के चलते हैं कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बना रही है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि आप पहले से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दो। ये समझ में आ गया? बाबरी मस्जिद पे भी एक डिसीजन आ गया, पता चला कि नहीं? अयोध्या में मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन अलॉट हुई थी, याद है? उस 5 एकड़ पे अभी तक कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ। करोड़ों रुपए लगा दिए लोगों ने, राम मंदिर ना बनने के लिए केस लड़ते रहे वो। अब जब जमीन अलॉट हुई है मस्जिद बनाने के लिए तो फंड ही नहीं आया उनके पास। व्हाट डज इट मीन? और पैसा मालूम है कौन लगाते थे? आर.एस. शर्मा, जो शायद आपकी हिस्ट्री की बुक्स भी लिखते हैं, जो आप रीड करते हो, कम्युनिस्ट वगैरह, उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि राम मंदिर ना बन पाए। उनको मस्जिद से कुछ भी लेना देना था क्या? इससे ये प्रूफ होता है कि वो कितने बड़े फ्रॉड थे। अगर बनाना था तो आज फंड क्यों नहीं दे रहे मस्जिद को बनाने के लिए? 5 एकड़ जमीन मिली हुई है, उस पर काम भी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, ईंट भी नहीं रखा है, बिल्कुल सही, ग्राउंड का ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं वहां पे। आंसर समझ में आ गया? आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन खत्म प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट सभी को समझ में आया? अब हम आज से क्या शुरू करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट नाम के टॉपिक को खत्म किया था, प्राइम मिनिस्टर को फिनिश किया था, तो आज वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अपन क्या देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर दो इसका फटाफट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केबीसी का 1000 रुपए वाला, बिल्कुल यश ने इसका आंसर सही कर दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रिस्पेक्ट टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर। बोले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में बात नहीं करता है, ये पूछ रहा है वो। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने कल उसके आर्टिकल भी देखे थे। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 5 ईयर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने समय का रहेगा? 5 साल। लेकिन मेंबर ऑफ राज्यसभा का टेन्योर कितने साल का है? 6, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ, ये चीज आपको ध्यान रखना। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर तो कहां दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला वाला डज नॉट बोला तो ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं। ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, ओथ भी दी हुई है आर्टिकल में, हाँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, हमने एक चीज देखी थी, एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट हैज नो रोल टू परफॉर्म एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उनको सैलरी भी किसकी मिलती है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की मिलती है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो कोई भी डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या वाइस प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन? आंसर इज नो। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार मोदी जी वाइस प्रेसिडेंट को भी विदेशी दौरों पे भेजते हैं कि भाई आप जाओ बात करो, स्पेशली व्हेन वेंकैया नायडू वाज द वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि पर्सनालिटी बंदे की वैसी थी। बोले इनको सिर्फ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं बना के रखना, इनको बाहर भी भेजूंगा मैं। समझ में आ रहा है? कई बार प्रेसिडेंट को नहीं भेजते थे, और वो किसको भेजते थे? वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि पर्सनालिटी वैसी हुआ करती थी। डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन बाय द वाइस प्रेसिडेंट इन कंटिजेंसी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंस है या उनकी डेथ हो गई है या वो रिमूव हो गए, इंपीच हो गए, तो उस केस में कौन एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन मैक्सिमम टेन्योर कितना दिया हुआ था? 6 महीने तक बस, उसके बाद प्रेसिडेंट हैज टू गेट इलेक्टेड। इजी था ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सारे क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के रहने वाले हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट आपने अभी पढ़ा है, बिल्कुल रिसेंटली। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास द पोस्ट, कई बार हुआ है क्लास में, सबको कंसेप्ट क्लियर है? बी आंसर आ रहा है। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब ABCD 4 कैंडिडेट खड़े हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। मान लो A को 40 मिले, B को 30, C को 20 और D को 10, तो कौन जीता? A को 40 वोट मिले तो A इज द विनर। जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीत जाता। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जीतने के लिए अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 50% प्लस 1 वोट, और कई बार 50% प्लस 1 वोट नहीं आते, तो जिसके लिए एक और मेथड दी हुई, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसमें प्रेफरेंस डालना पड़ते हैं। और याद है अपन ने वो सारी चीजें करी थी।
उसको दोबारा नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। हाउ डज द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट से कैसे अलग है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, बट वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बेस्ड ऑन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये वाला सही है क्या? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से ही इलेक्ट होते हैं और दोनों सीक्रेट बैलॉट से इलेक्टेड होते हैं। तो पहला तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। 1 को हटाते से ही मेरा आंसर ही आ गया बी, 2 and 3। पर फिर भी देख लेते हैं 2 क्या बोल रहा है। 2 सही है, 3 भी सही है। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बात सही है। हाँ, एमएलएस वोट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वेयर एज दे आर इंक्लूडेड इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के केस में लेकिन सिर्फ कौन वोट करता है? ओनली द इलेक्टेड वन। और वाइस प्रेसिडेंट में कौन वोट करते हैं? इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली, ये चीज ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां पर ये इलेक्टेड या नॉमिनेटेड की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ क्या बोल रहा है? डज नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यस, वाइस प्रेसिडेंट में स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी रोल नहीं होता है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट वर्क एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये वाली बात सही है। यूनियन टेरिटरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अनलाइक दैट ऑफ प्रेसिडेंट। यूनियन टेरिटरीज वाले पार्टिसिपेट करते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यूनियन टेरिटरीज के पास स्टेट लेजिस्लेचर तो है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर वाले वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं क्या? जब वो वोट ही नहीं करते, मध्य प्रदेश भी वोट नहीं कर रहा, तो दिल्ली वाले कहां से वोट करेंगे? तो ये वाली बात भी सही है। लेकिन यूटी में जो स्टेट लेजिस्लेचर लेके बैठे हुए हैं, जैसे कि दिल्ली और पौंडीचेरी, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो वोट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में वोट नहीं कर सकते। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी, दैट इज 2 and 3। इजी क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल भी था। यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स दे रखे हैं, आराम से इनको घर जाके देख लिया करो, पूरा रीड करा करो, बहुत सिस्टमेटिक बनाया हुआ है। जो स्टैंडर्ड बुक है आपकी, उससे सारी चीजें एज इट इज दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर इलेक्शन लड़ना है तो वाइस प्रेसिडेंट का? बी। चलो देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन बंदे के अंदर होना चाहिए, बस वही क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रहा है। और क्वालिफिकेशन हम लोगों ने देखी भी थी। ए आ रहा है आंसर। चलो, एक ने बोला बी, एक ने बोला ए। देख लेते हैं। विच ऑफ दीज आर मैंडेटरी क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहला स्टेटमेंट बोल रहा है शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, सिटीजन होना चाहिए। और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग इन इंडिया सिंस लास्ट 10 ईयर। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या वो सिटीजन होते हैं भारत के? नो, दे आर नॉट सिटीजन। ओसीआई और पीआईओ हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 2 में डील कर चुके हैं, और हमको पता पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। बोल सकते हैं उसके एंसेस्टर वगैरह कभी ना कभी इंडिया के वो थे, क्या थे? सिटीजन। मगर अब उन लोगों ने तो कहीं और की सिटीजनशिप ले ली, और हमारे यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड है ही नहीं। सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या जो सिटीजन नहीं है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो सकता? आंसर इज नो। तो पहला वाला रॉन्ग। पहला हटाते से मेरा सी चला गया। दूसरा देखते हैं। शी मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 साल होना चाहिए। हाँ, प्रेसिडेंट के लिए भी कितने साल होना चाहिए? 35 साल। तो ये बात सही है। अच्छा, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 साल, लोकसभा वाले को बनना है तो 25 साल। तो ये चीज ध्यान रखना। 35 ईयर्स ऑफ एज, यस बोले 35। 2 सही है, तो 2 यहां पर नहीं है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है ना। थर्ड देख लो, शी मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, तो ये वाला बात भी सही है। बट 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है। फोर्थ को देख लो, शी मस्ट हैव सर्व्ड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। ये वाली बात सही है कि जरूरी है कि उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होना ही चाहिए। नहीं, शी शुड बी एलिजिबल टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। उनको मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने की एलिजिबिलिटी होना चाहिए। मगर ये ऐसा कहीं दिया कि उन्होंने होना ही चाहिए, वो पहले मेंबर बन के सर्व किया हो, नहीं, दिस इज रॉन्ग। सो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ तो मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। ए किसने दिया था? तिलक ने दिया था। ठीक है, समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो स्क्रीन के ऊपर। डी। चलो देख लेते हैं किसके बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोजीशन बाय। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना हम लोगों ने देखा था, बड़ा आसान था। कैसे रिमूव करोगे? आपको एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? रेजोल्यूशन। बट रेजोल्यूशन मस्ट बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन द राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर आपको रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, और राज्यसभा अगर इस रेजोल्यूशन को किससे पास करेगा? इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेगा। और ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी डिवाइड बाय 2 + 1।
अगर इस मेजोरिटी से राज्यसभा पास करेगा तो फिर वो रिजोल्यूशन किसके पास जाएगा, लोकसभा, और लोकसभा किससे पास करेगा, सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। और अगर ऐसा हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को इंपीचमेंट बोलते हैं क्या, आंसर इज नो, दिस इज रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अ रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट एग्रीड टू बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये लगता है क्या, नहीं, किसी का रिकमेंडेशन नहीं लगता भाई, राज्यसभा वाले बोल रहे हैं हमको नहीं मजा आ रहा चेयरमैन में हटाना है इसको, बात खत्म। तो ये वाली बात गलत है। बेस्ड ऑन वोटिंग ऑफ कोलिजियम ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर, ये सब गलत है क्या, नहीं, पहले रिजोल्यूशन कहाँ लाना पड़ेगा, राज्यसभा में, जो मैंने मेथड बताई, दोनों गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग, नहीं, नन। आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज नन। इनमें से कौन सा करेक्ट है, बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट, मींस नन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। अब क्वेश्चन किसके ऊपर आने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आने वाले, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी तक हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट किया था, वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन किए थे। अब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो फिनिश कर लिया है, तो अब कुछ उन पे क्या देख लेते हैं अपन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अगेन काफी इजी रहने वाले हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन सही बना लोगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर रहा, आंसर करो। Yes, sir. C. क्या, बी, सी, चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लोकसभा बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। ये बात सही है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है क्या कि आदमी को पहले मेजॉरिटी प्रूफ करना पड़ेगी फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नहीं। कई, हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पहले प्रेसिडेंट ने उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, बाद में उन्होंने क्या प्रूफ करी, मेजॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोला है क्या, नहीं बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन तो बस क्या बोलता है, दैट प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो मेजॉरिटी की कहीं भी बात करता है, लेकिन एक कन्वेंशन है, और कन्वेंशन क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट उस आदमी को प्राइम मिनिस्टर घोषित करेगा जो क्या है, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, और हु हैज द मेजॉरिटी इन लोकसभा। सेकंड देख लो, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर फॉर सम टाइम। हाँ, अगर कोई आदमी है वो ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है, तो क्या तब भी उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता, हाँ बनाया जा सकता, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी ना किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, लाइक डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये चीज सही है, तो आंसर इज बी, दैट इज 2 ओनली। बी किसने दिया था, हाँ, C होगा ना सर, वो फर्स्ट वाला करेक्ट है एक्चुअली। द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ सॉरी, फर्स्ट वाला तो करेक्ट था, मैंने इसको इनकरेक्ट क्यों दे दिया, बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ओके, डोंट वरी, पढ़ा वड़ा सही है, अपन ने जल्दबाजी में मैंने गलती कर दी है। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपकी स्टैंडर्ड बुक में एज इट इज दिया हुआ था, ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको पहले प्राइम मिनिस्टर बना दिया और बाद में उन्होंने अपनी मेजोरिटी प्रूफ करी, तो उनके नाम मैंने दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, चौधरी चरण सिंह 1979, वीपी सिंह 1989, चंद्रशेखर 1990, पीवी नरसिम्हा राव 1991, अटल बिहारी वाजपेयी 1996, और अटल बिहारी वाजपेयी बाद में मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाए थे, जिसके बाद 13 दिन की सरकार चलाने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। HD देवेगौड़ा 1996, इंदर कुमार गुजराल इन 1997, और अटल बिहारी वाजपेयी 1998। अटल बिहारी वाजपेयी ने रिजाइन कब किया था, 1998 में किया था, ये बात ध्यान रखना है, 13 डेज में, और उसके बाद री इलेक्शन हुए, तो री इलेक्शन के बाद वो फुल फ्लैश मेजोरिटी के साथ आए थे, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। ये चीज समझ में आ गई। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस, वो उसको क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन कितने समय के लिए, मैक्स टू मैक्स 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सर C। बी, चलो देख लेते हैं, एक का सी भी आ रहा है, सी तो बिल्कुल ही गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, आस्किंग अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द पीपल, ये बात सही है, गलत है। प्राइम मिनिस्टर कैन बी मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, इतनी बार बताया डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो लोअर हाउस मतलब लोकसभा का, लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है, इवन मेंबर होना भी जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं हो तो भी क्या बन सकते हो, प्राइम मिनिस्टर, बाद में आप 6 महीने के अंदर चुन के आ जाओ। So even those who is not a member of either house can also be elected as prime minister. Chief minister may be a member of either legislative council or legislative assembly. हाँ, वो किसी का भी हो सकता है। अब एमपी में है ही नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का ही बनना पड़ेगा। बट यहाँ क्या लिखा, चीफ मिनिस्टर में भी, वो कहीं से भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2, दैट इज बी। इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ओथ ऑफ सीक्रेसी इज टेकन बाय,
बड़ा आसान है। सीक्रेसी की ओथ कौन लेता है? नहीं लेते हैं प्रेसिडेंट। चलो देख लेते हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक ओथ एज ऑफ सीक्रेसी। वो बोले कि मैं सब चीजों को जो मैं एज अ मिनिस्टर मुझे जो चीजें पता चल रही हैं मैं उनको सीक्रेट रखूंगा। एज अ इंडिविजुअल नहीं, एज इन द कैपेसिटी ऑफ मिनिस्टर जो चीजें मुझे पता चल रही है मैं उनको क्या रखने की कोशिश करूंगा? सीक्रेट रखने की कोशिश करूंगा। नहीं तो ऐसे तो डिफेंस मिनिस्टर मोदी जी बोले हमला करना है पाकिस्तान पे और वो सबको बता दें। ठीक है, तो ओथ ऑफ सीक्रेसी कौन लेता है? तो प्राइम मिनिस्टर लेता है और यूनियन मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर्स लेते हैं। तो ये बात सही है। हाँ, तो इसमें आंसर होगा मेरा 2 and 5 ओनली, दैट इज सी। नहीं भी पता था कोई बात नहीं, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन था, है ना। और ओथ में वो क्या बोलते हैं? आई विल नॉट, देखो सीक्रेसी के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन और पर्सन एनी मैटर विच शैल बी ब्रॉट अंडर माई कंसिडरेशन और शैल बिकम नोन टू मी एज अ मिनिस्टर। बोले एज अ मिनिस्टर की कैपेसिटी में मुझे जो चीज पता चली मैं उसको क्या रखूंगा? सीक्रेट रखने की कोशिश करूंगा। ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सी, चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट, क्या बोल रहा है? द प्राइम मिनिस्टर मस्ट, स्टेटमेंट 1, कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। यस, ये ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू डू दिस। तो स्टेटमेंट 1 तो क्या है? प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, ही मस्ट डू दिस। सेकेंड बोल रहा है फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। अगर प्रेसिडेंट भी कोई चीज उनसे मंगाते हैं कि भाई ये चीज आप मेरे को ला के दो, इट इज रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, तो उनको देना पड़ेगी। तो ये वाली बात भी सही है, बिकॉज दीज आर द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है? करेक्ट। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ईजी था। यहां पर मैंने आराम से इसको दे रखा है, बाद में घर जाके देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर करो। प्राइम मिनिस्टर पे क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, थोड़े से कंफ्यूज कर रहे होंगे, बहुत हल्के से, पर ये सब केबीसी के 5-10 हजार वालों के ऊपर नहीं है। सी, चलो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि बोले अगर प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस मतलब फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर कहां से चुने गए? राज्यसभा से चुने गए। तो अब देखते हैं, ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन द अपर हाउस। क्या वो सिर्फ राज्यसभा में स्टेटमेंट दे सकते हैं? नहीं। देखना, यूजुअली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां के हो सकते हैं? या तो राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं या वो लोकसभा के। अगर आप सिर्फ मेंबर हो तो आप उसी हाउस में बोलोगे, उसी हाउस में स्टेटमेंट दोगे जिस हाउस के आप क्या हो? मेंबर हो। लेकिन अगर यही मेंबर को बाद में क्या बना दिया जाता है? इफ दिस मेंबर इज मेड द मिनिस्टर, सो मिनिस्टर बना है तो मिनिस्टर इज ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, राज्यसभा भी, लेकिन मिनिस्टर कैन गिव स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेस। वो राज्यसभा में भी स्टेटमेंट दे सकते हैं और लोकसभा में भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर है। वो ऑर्डिनरी मेंबर है क्या? नहीं, ही इज द मिनिस्टर। सो अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से है, सो ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन द अपर हाउस। नहीं, वो लोकसभा में भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो ये वाली बात तो गलत हो गई। ही कैन नॉट स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस। क्या वो लोकसभा में बजट पे बात नहीं करेंगे? बात तो वो दोनों हाउस में करेंगे, बजट पे भी बात करेंगे। हाँ, वोट नहीं कर सकते वो दूसरे हाउस में। जिस हाउस के मेंबर है सिर्फ उसी हाउस में क्या करेंगे? वोट। दूसरे हाउस में वोट नहीं कर सकते, लेकिन पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं उसकी मीटिंग में। सो ही कैन नॉट स्पीक ऑन द बजट, ही कैन स्पीक ऑन द बजट। थर्ड सी क्या बोल रहा है? ही कैन नॉट वोट इन हिज कोएलिशन फेवर इन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये बात सही है क्या? ही कैन नॉट वोट इन हिज कोएलिशन इन फेवर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब देखो, लोकसभा का वर्ड यूज नहीं, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो क्या वो वोट कर सकते हैं लोकसभा में? नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज ही कैन नॉट वोट इन लोकसभा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी। अब डी देख लो, ही मस्ट बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 months आफ्टर बीइंग स्वर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर। ही मस्ट बिकम मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, 6 महीने के अंदर अंदर किसी का भी बन जाए, इसलिए डी भी गलत है। इजी है, काफी आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा। क्या आ रहा है? डी। चलो देख लेते हैं।
वेरी गुड, कम से कम तुम लोग अब टाइम लिमिट समझ गए हो कि इतने टाइम में आंसर आना चाहिए। In India, the Prime Minister enjoys a pre-eminent place in the government. In this context, which of the following statement would be correct? प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं गवर्नमेंट, तो बोले इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला क्या बोल रहा है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्राइम मिनिस्टर। ये बात सही है। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी क्या लेकर आ जाता है, रेजिग्नेशन। क्यों? क्योंकि विदाउट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट। ये चीज हमने देखी थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसने अपॉइंट करवाया था प्रेसिडेंट से बोल के? प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है तो फिर ये लोग क्या करेंगे? तो ये बात बिल्कुल सही है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, लेकिन अगर कोई मंत्री मर जाता है तो क्या होता है? ओनली अ वैकेंसी इज क्रिएटेड, बट डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ब्रिंग्स डिसोल्यूशन ऑफ और रेजिग्नेशन ऑफ होल गवर्नमेंट या होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, अरुण जेटली की डेथ हुई, सुषमा स्वराज की डेथ हुई तो क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर चाहे तो उसको भर दें, चाहे तो ना भी भरें, या खुद वो डिपार्टमेंट अपने पास भी रख सकते हैं। सेकंड देख लो, द प्राइम मिनिस्टर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मिनिस्टर हु डिफर्स विद द कैबिनेट ऑन मेजर इशू। प्राइम मिनिस्टर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं क्या? मान लो कोई मिनिस्टर है, वो हर चीज में कैबिनेट के डिसीजन को चैलेंज करता, बोले हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। इस केस में प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेगा? इसको बाहर निकाल दो। लेकिन वो खुद से बोलेगा क्या? वो प्रेसिडेंट को बोलेगा इसको निकाल दो। प्रेसिडेंट को बात मानना पड़ेगी। तो ये वाली बात सही है। हाँ, थर्ड देख लो, द पीएम हैज द सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टीयरिंग द कैबिनेट एंड एंश्योरिंग कंसेंसस। हाँ, हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो ये बात सही है। सो प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सबके सुर एक जैसे रहे। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल रहा कोई कुछ बोल रहा। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, आस्तीन का सांप, उसको कैसे निकाला गया? मेंबर कहां से था? बीजेपी से, और बातें इधर उधर कांग्रेस के फेवर में करता था। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? इसको बाहर कर दो। तो ये बात सही है। अच्छा देखना, यहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्स, इसका आंसर क्या होगा पहले तो ये बता दो। आंसर इज डी। अब एक चीज और समझना, यहां तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, बट क्या हमारे यहां इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है? देखो, एक होती कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। उनकी पॉलिसी वगैरह में वो भले अकेले में बात कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक में आके एक जैसे सुर हो जाते हैं, बिकॉज दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है मिनिस्टर की। फॉर एग्जाम्पल, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, या कोई फॉर एग्जाम्पल रेल मिनिस्टर है, जैसे बालासोर में एक्सीडेंट हो गया अभी उड़ीसा में थोड़े समय पहले, तो ये क्या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्टर की? क्या वो वहां जाए, देखे, सारी चीजों को क्या करे, गाइड करे। और अगर प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है आदमी, तो फिर वो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को क्या बोलेंगे कि आप इनको हटा दो इस पोस्ट पे से। तो हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हाँ बोलो। कंसेंसस मीन्स सबको साथ लेके चलना। कंसेंसस मीन्स सबकी बात को मानना, सबके साथ मिलके काम करना। और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी एक चीज ध्यान रखना, ये चीज पार्लियामेंट नहीं बताएगी कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो पार्लियामेंट को ऐसा लगा कि कोई मंत्री था, रेल मिनिस्टर था, या कोई भी मिनिस्टर था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जैसे नितिन गडकरी थे, अगर उनको लग रहा है मंत्री ने अच्छा काम नहीं किया, तो वो उसके अगेंस्ट क्या ला सकते हैं? मंत्री के अगेंस्ट क्या ला सकते हैं? उन्होंने गलत जानकारी दे दी हाउस को, बोले सेंश्योर मोशन, निंदा प्रस्ताव, है ना। निंदा प्रस्ताव अगर किसी मंत्री के खिलाफ पास हो गया तो इसका मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी। यही माना जाएगा, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी फेल कर गई। बोले नितिन गडकरी के अगेंस्ट बिल फेल हो, पास हो कैसे गया? समझ में आ रहा है? सो अगर सेंश्योर मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट रिजाइन नहीं करेगी, बट इट इज बाउंड टू सीक द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। तो ऐसा कभी होता नहीं। अगर नितिन गडकरी पसंद नहीं आ रहा है तो प्राइम मिनिस्टर उनको रिमूव करेंगे, ना कि वो एक सेंश्योर मोशन के थ्रू रिमूव हो जाएंगे। समझ में आ गया? इजी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से, ये रहा। चलो, कुछ ने बोला ए, कुछ ने बोला बी, देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आजकल इसी टाइप के चल रहे हैं, है ना, बिल्कुल आधे से ज्यादा क्वेश्चन एक बार में, पहले थोड़े बहुत आए इस टाइप के और अब आजकल इसी टाइप के आ रहे हैं। इनको देख लेते हैं। अजर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। अजर्शन क्या बोलता है? ए बोल रहा है द वर्ड कैबिनेट डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात सही है। वर्ड कैबिनेट कहीं भी नहीं दिया हुआ है। क्या बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये वर्ड कहीं भी नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, बट आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये वर्ड को ऐड किया इन आर्टिकल 352। तो
तो क्या बोला गया कि वर्ड कौन सा ऐड किया, कैबिनेट की। बोले अगर अब इमरजेंसी लगाना है तो प्राइम मिनिस्टर को किसका रिटर्न अप्रूवल लगेगा, रिटर्न अप्रूवल ऑफ कैबिनेट लगेगा। तो ये वर्ड मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 44th के पहले नहीं था बट 44th के बाद हो गया है। तो ये वाला बात सही है गलत है, तो एजर्शन इज रॉन्ग। अब देखो ध्यान से, अभी तो सिर्फ एजर्शन ही पढ़ा, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, बट ए इज इनकरेक्ट। व्हाट डज इट मीन्स कि ए तो इनकरेक्ट है, लेकिन अगर ए इनकरेक्ट है तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, आर भी इनकरेक्ट है। सो मेरा आंसर ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि 3 में तो ए को करेक्ट बताया बट ए इज इनकरेक्ट, अजर्शन इज इनकरेक्ट। अब रीजन देखें, कैबिनेट इज एन इनफॉर्मल बॉडी, कैबिनेट इनफॉर्मल बॉडी के नहीं, ये फॉर्मल बॉडी है, ये कई जगह मेंशन्ड है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इनफॉर्मल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। यहां पर मैंने दिया हुआ इट इज नॉट एन इनफॉर्मल बॉडी, मींस कैबिनेट इज नॉट एन इनफॉर्मल बॉडी बिकॉज इट फाइंड मेंशन इन द ऑफिशियल गजेट पब्लिकेशन एंड इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। भाई कैबिनेट किसका पार्ट होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर मतलब क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल होम मिनिस्टर या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए, सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर प्लस उनकी कैबिनेट। कैबिनेट बोले इंपॉर्टेंट, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर, लेकिन होम मिनिस्टर में भी बोले डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर। तो डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वो उनसे नीचे रहता है रैंक में, ध्यान रखोगे, है ना। तो ये ईजी है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बी। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, वो देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द रिकमेंडेशन एंड डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैन नॉट रीसेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन। भाई एडवाइस तो बाइंडिंग होती है, लेकिन किसी बिल को क्या वापस नहीं भेज सकते हैं, ही कैन सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन। ये तो उनके पास है, और ये वीटो को क्या बोलते हैं अपन, सस्पेंसिव वीटो, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा। तो पहला इनकरेक्ट हो जाएगा, सो ए और सी तो चला गया। सेकंड देख लो, द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये वाली बात सही है, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं उसको आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इंक्वायर नहीं कर सकते हो। सो आंसर इज बी, दैट इज 2 ओनली। समझ में आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये जो मैंने यहां पर दिया हुआ है इसको आराम से देख लेना, सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं। डी, चलो देख लेते हैं। एक का भी आंसर आता है, मतलब मैं मान लेता हूं सभी लोगों ने क्वेश्चन को रीड कर लिया है। डिसीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनमें से किसके डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो दैट आर बाइंडिंग ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इशूज रिट्स वगैरह देती है, रिट्स आर बाइंडिंग इन नेचर, तो सुप्रीम कोर्ट तो होगा। इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिट्स कौन से आर्टिकल में इशू करती है, आर्टिकल 32। हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इशू रिट अंडर आर्टिकल 226। तो हाई कोर्ट के भी डिसीजन बाइंडिंग होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन रहता है इट इज लिमिटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ओनली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे बाइंडिंग डिसीजन नहीं दे सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2, दैट इज सी में दिया हुआ है 1 and 2 ओनली। ठीक है, क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बाइंडिंग ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, नॉट बाइंडिंग, तो 3 वाले के नॉट बाइंडिंग है, दैट इज ए। ओके, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मैंने पढ़ा सही था बट नॉट को ध्यान नहीं दिया था, इसलिए बोलते हैं कि नॉट को मैंने क्या करा, गोला भी लगाया फिर भी गलती कर दी। अब देखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्या हाई कोर्ट के डिसीजन सिर्फ स्टेट में बाइंडिंग होते हैं या सेंटर के ऊपर भी बाइंडिंग होती है, यूनियन पे भी बाइंडिंग होते हैं? कि हाँ, इवन यूनियन पे भी क्या होते हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ईजी था, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पास बाइंडिंग जजमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल SR बोम्मई केस, DC वाधवा केस, बिकॉज दे इशू रिट्स। The jurisdiction of district courts is largely limited to the district and does not apply on the council of minister which operates on pan India scale। मतलब अगर ऐसे छोटे छोटे जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय डिसीजन देने लगे तो फिर तो यूनियन ने काम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताओ। बी, चलो वेरी गुड, बहुत स्पीड से आया। अ मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज राइट टू स्पीक। कोई मिनिस्टर, अभी थोड़ी देर पहले ही वैसे तो मैंने बताया था कि कोई मिनिस्टर है वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, राज्यसभा का है, लोकसभा का,
मिनिस्टर कैन स्पीक इन बोथ द हाउसेस, तो कैन स्पीक इन अदर हाउस, यस। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो राज्यसभा में भी बोल सकता है, राज्यसभा का मेंबर है तो लोकसभा में भी, लेकिन वोट कहां करेगा, जहां का वो मेंबर है, दोनों जगह वोट कर सकता है नहीं। सो ही कैन स्पीक इन अदर हाउस, यस। कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द अदर हाउस, अरे जब बोल रहा है तो वहां जाके बैठ के बोलेगा ना, बाहर से थोड़ी चिल्लाएगा गेट से, तो हाँ, ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द अदर हाउस। ये मतलब क्या, दारू वारू पी के क्वेश्चन बना दिया क्या इसने, इसलिए हंसी आई। वोट इन द अदर हाउस, वोट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2, बिकॉज ये क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन और मतलब करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। इजी था, ये दो में कंफ्यूजन नहीं रखना, मतलब टेक पार्ट, अगर हाउस में ही नहीं तो फिर बेचारा बोलेगा कैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्राइम मिनिस्टर पे भी क्वेश्चंस खत्म। किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन से सारी चीजें रिवाइज हो गई। रिवाइज होने का मतलब क्वेश्चन में बहुत सी चीजें मिस भी हो गई होंगी, तो जो अपन ने पढ़ा है उसको तो रिवाइज करना है, उसके अलावा इसको भी रिवाइज करना है। तो क्वेश्चन से क्या होता है, पूरा सब्जेक्ट भी एक बार रिवाइज किया जा सकता है।